हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके सबसे प्यारे चैनल केमिस्ट्री 101 पे। यहाँ पे केमिस्ट्री 101 चैनल पे ये वन स्टॉप सॉल्यूशन आपका है, जो केमिस्ट्री के लिए सबसे अच्छा चैनल है आपका, जहाँ पे आपको टॉप एजुकेटर्स मिलते हैं, आपको क्वालिटी कंटेंट मिलता है और एक बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस मिलता है। आपको बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस होता है पढ़ने का। तो ये हमारा चैनल है जो हमारा आगे हम देखते हैं, हमारा केमिस्ट्री 101 चैनल जो कि सबसे प्यारा चैनल है, जो कि अनअकैडमी के चैनल पे हम काम कर रहे हैं और ये इंडिया का लार्जेस्ट चैनल है, आप जानते हैं। मैं अभिषेक मिश्रा, मास्टर्स इन केमिस्ट्री, मेंटर टू हंड्रेड्स ऑफ एस्पिरेंट्स ऑफ जेई एंड नीट एस्पिरेंट्स एंड टीचिंग एक्सपीरियंस इज मोर देन 15 ईयर्स। और मैं फुल टाइम एजुकेटर हूँ, जो लगातार आपको आपके साथ रहता हूँ और हमेशा आपके कमेंट्स में आपके जो डाउट्स होते हैं, आप लगातार कमेंट्स में मेरे जो डाउट्स डालते रहते हैं अपने डाउट्स को कमेंट में, तो मैं उसका हमेशा जवाब देता रहता हूँ। तो इसलिए मैं फुल टाइम एजुकेटर हूँ, आपके लिए लगातार काम करता रहता हूँ। कॉन्सेप्चुअल अप्रोच सबसे अच्छा है, बच्चों को जो पसंद आता है वो, इसलिए बच्चे जो कॉन्सेप्ट्स पसंद करते हैं वो ज़्यादातर लाइक करते हैं मेरी क्लासेस को। हम आज पढ़ने वाले हैं बच्चों केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग मैं उसके पहले बता दूं कि अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं अनअकैडमी का, तो आपको बहुत ज़बरदस्त जो है फ़ायदे मिलते हैं। डेली लाइव क्लासेस होती हैं, लाइव टेस्ट होते हैं, लाइव क्विज होते हैं और स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज हैं। इतने अच्छे स्ट्रक्चर कोर्सेज हैं। आपको जो कंप्लीट जो है वो एक प्लान के साथ पढ़ाया जाता है, एक प्लान बना के पढ़ाते हैं और उस प्लान में सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। किस तरह से आपके मार्क्स को इंक्रीज किया जाए, किस तरह से आपके टाइम को मैनेजमेंट किया जाए, वो सारी चीज़ होती हैं। और अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है आपको रिकॉर्डेड सेशन का और लाइव सेशन का, और आप इंडिया के लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म अनअकैडमी के साथ जुड़ करके इसका लाभ उठा सकते हैं। आज हम शुरू करने वाले हैं बच्चों केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स हम देखेंगे जिससे केमिकल बॉन्डिंग की पूरी समझ आ जाएगी हमें। तो केमिकल बॉन्डिंग में हम क्या देखेंगे, देखो केमिकल बॉन्डिंग होता क्या है। केमिकल बॉन्डिंग में जनरली जो हम देखते हैं बॉन्डिंग क्या होती है, तो बॉन्डिंग में हमारे पास कोई भी एलिमेंट ए है, सपोज करो एक एलिमेंट ए है और एक एलिमेंट हमारा है बी, एक एलिमेंट है हमारा बी। तो एलिमेंट दो, एक एलिमेंट ए और एक एलिमेंट बी, दोनों आपस में बॉन्ड तभी करेंगे जब उन दोनों को फायदा हो, उन दोनों को फायदा हो और दोनों ही स्टेबलाइज करें, तभी वो बॉन्डिंग करते हैं। तो ए को कुछ फायदा मिले, बी को कुछ फायदा मिले और दोनों साथ साथ रहें, यही बॉन्डिंग का कंसेप्ट है। तो अगर इसमें कई सारे नेचर होते हैं, आप किस तरह से वो बॉन्डिंग करना चाहते हैं, तो उसमें वही चीज सीखना, टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग में वही चीज सीखते हैं, किस तरह से वो बॉन्डिंग करना चाहते हैं, क्या वो एक दूसरे से शेयर करते हैं या क्या लेते देते हैं। तो इस तरह से वो बॉन्डिंग के लिए हम उसको देखते हैं। तो बॉन्डिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वो स्टेबिलिटी गेन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो जब भी एलिमेंट जो होते हैं बच्चे, वो एलिमेंट्स जो होते हैं वो बहुत एनर्जेटिक होते हैं और एनर्जी के साथ साथ वो अपनी एनर्जी को मिनिमाइज करना चाहते हैं, और मिनिमाइज करने के लिए वो चाहते हैं अपना आउटर मोस्ट ऑप्टेट्स, अपना आउटर मोस्ट शेल का ऑप्टेट कंप्लीट करें और एनर्जी को कम कर लें। आउटर मोस्ट शेल का ऑप्टेट कंप्लीट करने से मतलब ये है कि वो इनर्ट गैस बन जाए, इनर्ट गैस की तरह बिहेव करें। जैसे अगर मैं सोडियम की बात करूं, तो सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो 281 होता है, ठीक है। तो 281 होता है और 281 में से जो लास्ट इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हैं, वो लास्ट इलेक्ट्रॉन है कि इसमें थर्ड शेल में है, वो हमारा थर्ड शेल में है। थर्ड शेल से एक इलेक्ट्रॉन अगर निकल जाए तो उसके दो शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन निकाल देता है, एक इलेक्ट्रॉन ये निकाल देता है, तो क्या हो जाएगा, ये Na+1 हो जाएगा और ये 28 हो जाएगा, जो कि नियन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जो कि नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो आप देख सकते हैं कि ये नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने बना दिया और इस तरह से हम सोडियम का आयन बना करके सोडियम को नियन बना देते हैं, नियन की तरह बना देते हैं। और लेकिन ये सोडियम आयन बन गया, ये Na+1 बन गया, ये Na+1 बन गया, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पर इसको देख पाते हैं। फिर देखिए, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन निकाला है, एक इलेक्ट्रॉन अगर निकाला है इसने, एक इलेक्ट्रॉन निकाला है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएगा, तो क्लोरीन जो है वो 17 मान लो है, क्लोरीन 17 और ये 287 है, तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। अगर ऑक्टेट कंप्लीट करना हो तो एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो ये एक इलेक्ट्रॉन ले करके बच्चों, ये वही सोडियम वाला 1 इलेक्ट्रॉन ले करके और ये बना लेता है Cl- और ये होता है 288, ये 288 होता है और 288 होकर के ये क्या होता है, नियन के बाद आर्गन का यानी 18 आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये अचीव कर लेता है। तो दोनों ही एलिमेंट ने क्या किया, एक ने नियन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव किया और एक ने आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव किया, दोनों मिलकर के NaCl बनाते हैं। तो ये एक कंसेप्ट है
यानी जो अपने आप को स्टेबलाइज करना चाहते हैं, किसी तरह से स्टेबलाइज करेंगे, चाहे इलेक्ट्रॉन दे करके, ले करके स्टेबलाइज करेंगे या शेयर करके करेंगे। तो हम इसको आगे पढ़ते हैं केमिकल बॉन्डिंग के टाइप्स में। टाइप 1 आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। जैसे कि अभी हमने देखा कि आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में हमारा जो है वो आयंस जो है वो बनते हैं और आयन ही कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं। तो हमारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं बच्चे? आयंस होते हैं, वो आयंस होते हैं, ठीक है। और अट्रैक्टिव फोर्स जो होता है वो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी जो आयंस होते हैं उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। और ये कोई स्पेशल काइंड का देखो, ये बॉन्ड जो है वो अट्रैक्शन है, सिर्फ क्या है, चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन। जिस तरह से चुंबक एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, जिस तरह से मैग्नेट एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, वैसे ही ये अट्रैक्ट करते हैं। और इसमें कोई डायरेक्शनल कैरेक्टर नहीं होता, इसीलिए इनका कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता। तो ये हमारे पास है सोडियम आयन और क्लोराइड आयन, और इन दोनों से हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे देखिए मैं सोडियम आयन और क्लोराइड आयन आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं, और इंटरैक्ट कर रहे हैं तो सोडियम आयन यहाँ पर है, ये सोडियम आयन है, और यहाँ पर है क्लोराइड आयन। सोडियम आयन और क्लोराइड आयन, मैं थोड़ा कलर चेंज कर लूँ आप लोगों को और साफ साफ दिखाई देगा। तो ये है आपका क्लोराइड आयन और ये है आपका सोडियम आयन। ये दोनों अट्रैक्ट कर रहे हैं और अट्रैक्ट करके ये पास पास आ रहे हैं और एनर्जी को मिनिमाइज कर रहे हैं। अपनी उनकी एनर्जी कम हो रही है और कम होते होते एक मिनिमम तक जाती है। उसके बाद जब वो कंबाइन करते हैं वहीं पर वो कंबाइन कर जाते हैं, और जितनी एनर्जी रिलीज कर रहे हैं ये, जब वो पास पास आ रहे हैं तो अपनी एनर्जी रिलीज कर रहे हैं, और वही एनर्जी में मिनिमम तुम देख रहे हो। आप देख रहे हैं कि एनर्जी कम होती आ रही है। तो ये जो एनर्जी कम हो रही है, ये जो रिलीज कर रहे हैं एनर्जी है इसमें से, और इसी रिलीज एनर्जी को हम लैटिस एनर्जी कहते हैं। इसको हम आगे किसी टॉपिक में पढ़ेंगे। तो ये एनर्जी अट्रैक्टिव इंटरैक्शंस होते हैं। देखिए यहाँ पर अट्रैक्टिव इंटरैक्शंस होते हैं, और यहाँ पर आकर के सबसे कम डिस्टेंस आर 236 पिकोमीटर पे आते हैं। तो ये इनका मिनिमम डिस्टेंस होता है आपस में, ये इनका मिनिमम डिस्टेंस होता है। और एनर्जी कितनी गिर गई इनकी? -589 किलो जूल पर मोल। इसका मतलब ये कि इन्होंने जब ये कंबाइन किए तो 589 किलो जूल पर मोल इन्होंने रिलीज किया, और यही इनकी लैटिस एनर्जी होगी। तो ये इस तरह से हमने आयनिक, देखिए ये नॉन डायरेक्शनल होते हैं। नॉन डायरेक्शन का मतलब होता है बच्चों कि इनका कोई, चूंकि इनका कोई शेप नहीं है, नो शेप, कोई शेप नहीं होता है, क्योंकि जिस ये चारों तरफ से ये A+ है मान लो, और B- यहाँ पे रह गया, B- यहाँ पे हो गया, ऊपर B- हो गया, नीचे B- हो गया। इस तरह से हर डायरेक्शन में ये एक घिरे होते हैं। फिर B- जो है वो A+ से घिरा होगा, तो इस तरह से वो चारों तरफ से A+ और B- से घिरे होते हैं, और एक पूरा नेटवर्क बना लेते हैं, पूरा जाल बना लेते हैं, और इसी को हम बोलते हैं लैटिस स्ट्रक्चर। इसलिए हम ये कहते हैं कि जो हमारे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होते हैं इनका कोई शेप नहीं होता, और ये नॉन डायरेक्शनल होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। आगे चलेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड आर मोर सिमिलर टू द नॉन मेटल्स देन द मेटल्स एंड इंक्लूड। क्या क्या चीजें होती हैं देखो, समझो। आयनिक कंपाउंड होता है जनरली जो हमारे पीरियोडिक टेबल में सबसे लेफ्ट वाले होते हैं, पीरियोडिक टेबल में सबसे लेफ्ट वाले, वही क्या करते हैं, आयनिक कंपाउंड आते हैं। यानी ग्रुप 1 और ग्रुप 2 वो ज्यादातर क्या होते हैं, वो आयनिक कंपाउंड आते हैं। इनकी हाई मेल्टिंग पॉइंट होती है, रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं। आप जानते हैं कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड जो होता है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, ठीक है ना, और प्लस माइनस के बीच बनता है। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, मैंने बताया कि वो शेप कोई इनका फिक्स नहीं है, वो थ्री डायमेंशन में, हर तरफ थ्री डायमेंशनली एकदम स्ट्रक्चर्ड वे में अरेंज होते हैं, और इसी को बोलते हैं क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। टेंड टू ब्रिटल, यानी इनको अगर हैमर से आप मारोगे तो वो टूट कर बिखर जाएंगे, टूट जाते हैं। मोस्ट डिजॉल्व इन वाटर, क्योंकि देखो आयनिक कंपाउंड क्या है, ये पोलर नेचर के होते हैं, प्लस माइनस। तो लाइक डिजॉल्व्स लाइक होता है। तो लाइक डिजॉल्व्स लाइक होने की वजह से बच्चे ये आपस में क्या करते हैं, जो डिजॉल्व होते हैं, जो ये पोलर होते हैं इसलिए पोलर में ही डिजॉल्व होंगे, और नॉन पोलर में नहीं डिजॉल्व होंगे। एक और इंपॉर्टेंट बात, जब ये सॉलिड स्टेट में होते हैं तब ये कंडक्टर नहीं होते, लेकिन जब सॉल्यूशन में बना दो या इनको आप मेल्ट कर दो तो ये कंडक्टर होते हैं, क्योंकि सॉल्यूशन में भी इनके आयन फ्री हो जाते हैं मूव करने के लिए, और मॉल्टन फॉर्म में भी इनके आयन फ्री होते हैं मूव करने के लिए, जो कि पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने पर मूव करते हैं। तो आयन मूव करते हैं, इसलिए ये कंडक्टर होते हैं, किसमें, मॉल्टन स्टेट में, और किसमें, सॉल्यूशन स्टेट में। सॉलिड स्टेट में ये पुअर कंडक्टर होते हैं या नहीं होते। कोवेलेंट बॉन्डिंग में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं बच्चा, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होता है एटम्स या मॉलिक्यूल्स। बोलो जी,
एटम्स या मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स भी आपस में एटम्स होते हैं, बेसिकली एटम्स होते हैं और एटम आपस में जुड़ करके अट्रैक्टिव फोर्स से जुड़ते हैं। और अट्रैक्टिव फोर्स क्या होता है बच्चा? कोवैलेंट में क्या होता है अट्रैक्टिव फोर्स? शेयरिंग, शेयरिंग होती है, ठीक है। और कोवैलेंट इंटरेक्शन, मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन होता है आपस में, एटम एटम आपस में इंटरेक्ट करते हैं, उनके जो न्यूक्लियस होता है वो एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। जैसे कि हम देखिए अगर कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड में जहां पे बॉन्ड की शेयरिंग होती है, इसमें शेयरिंग होती है। शेयरिंग में क्या इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में एक बात बहुत इंपॉर्टेंट थी जो मैंने बताना भूल गया, उसमें क्या होता है कि जो हमारा दो एलिमेंट्स जुड़ते हैं उनके बीच में जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस होना चाहिए वो 1.7 से ज्यादा होना चाहिए। तो हमारा जो आयनिक कंपाउंड्स हैं, हमारे जो आयनिक कंपाउंड्स या हमारे आयनिक कंपाउंड्स में, इसमें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस, डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वो ग्रेटर देन 1.7 होना चाहिए, तब जाकर के वो क्या बनते हैं? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं, ठीक है। और इसी तरह से अगर हम देखें हमारा जो कोवैलेंट बॉन्डिंग होता है इसमें जो है कम डिफरेंस होना चाहिए। ज्यादातर जो हमारे राइट साइड वाले यानी नॉन मेटल्स हैं वही बनाते हैं। तो क्या क्या बॉन्डिंग हो गई? ग्रुप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड जो बनते हैं उनको बोलते हैं हम लोग क्या? मॉलिक्यूल बोलते हैं जी बच्चे, मॉलिक्यूल बोलते हैं। ग्रुप ऑफ किसको? अगर यहाँ पे देखा जाए तो हमारे ग्रुप ऑफ कोवैलेंटली बॉन्डेड एटम्स को मॉलिक्यूल कहते हैं। ये मॉलिक्यूल सब्सटेंस, जैसे डीएनए बहुत ज्यादा एटम्स हैं, डीएनए में बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल जुड़े हैं, तो ये बहुत ज्यादा इनफाइनाइट तक हो सकते हैं, 2 एटम से लेकर के इनफाइनाइट मिलियंस तक हो सकते हैं। रूल्स क्या होते हैं कि इलेक्ट्रॉन आर शेयर्ड इन द कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स, शेयर होना चाहिए आपस में इनके शेयरिंग कब होती है? जब वो एक तरह से सिमिलर होते हैं, एक जैसे होते हैं, तभी शेयरिंग हो पाएगी, ठीक है। कोवैलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स फॉलो द ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट रूल फॉलो करते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, कुछ एक्सेप्शंस है जिसमें कम है, जैसे कि BF3 को दिखा रहा है, BF3 में कम है, और कुछ एक्सेप्शन जिसमें ज्यादा होते हैं, जैसे PCl5 जैसे होगा उसमें ज्यादा होता है बच्चे, और उसमें हम ऑक्टेट रूल का एक्सपेंशन देखते हैं PCl5 में। तो ये एक्सपेंडेड ऑक्टेट है, ये एक्सपेंडेड ऑक्टेट का एग्जांपल है। और जिसे हमने BF3 कहा, ये क्या है? ये ऑक्टेट इनकम्प्लीट ऑक्टेट का एग्जांपल है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट का ये एग्जांपल है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट का एग्जांपल है, ठीक है। तो एटम्स जो है वो शेयर करते हैं और अपने वैलेंस शेल को फिल करते हैं, ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड जो है वो रीअरेंज कर सकते हैं और अलग अलग उनकी डायरेक्शनल प्रॉपर्टी होती है और इनके अलग अलग शेप होते हैं, तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे मैंने बताया था कि अट्रैक्टिव फोर्स कैसा होता है। तो पॉजिटिव चार्ज, एक का न्यूक्लियस दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, तो एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते हैं, आपस में क्लोज आते हैं, और एक का न्यूक्लियस दूसरे के इलेक्ट्रॉन को, यानी अगर A और B हैं तो A का न्यूक्लियस B के इलेक्ट्रॉन को, B का न्यूक्लियस A के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, और इस तरह से इनके बीच में शेयरिंग होती है। Sharing of electron. A covalent bond is the force of attraction that holds together two atoms that share a pair of valence electron. The shared electrons are attracted to nuclei of both atoms and this forms a molecule consisting of 2 or more atoms. तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, 2 एटम्स आपस में शेयर करते हैं, शेयर करके इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन्स दोनों को ही रिप्रेजेंट करते हैं। और कोवैलेंट बॉन्ड जो है वो नॉन मेटल्स के बीच में ही नॉर्मली बनते हैं। तो कौन कौन से हैं? देखिए, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ये सब जितने भी हैं, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, सेलेनियम, ब्रोमीन और आयोडीन, ये जितने हैं, ये सारे के सारे आपके क्या बनाते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। बॉन्ड टाइप क्या सकता है? देखिए, जिस तरह से हमने कहा कि आयनिक बॉन्ड जो होते हैं वो नॉन डायरेक्शनल होते हैं, उसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता। आयनिक बॉन्ड में कोई डायरेक्शन नहीं होता, उनका कोई शेप हम बताते नहीं है। शेप के बाद आयनिक बॉन्ड के बारे में क्या क्या बातें नहीं करेंगे। जो लेफ्ट साइड वाले हैं, यानी जो ग्रुप 1 है और ग्रुप 2 है, उनके बारे में हम क्या क्या बात नहीं करते, उनके बारे में हम शेप की बात नहीं करते, उनके बारे में हम हाइब्रिडाइजेशन की बात नहीं करते, ठीक है। उनके बारे में हम डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज की बात नहीं करते, उनके बारे में हम हाइब्रिडाइजेशन वगैरह की बात नहीं करते। लेकिन हमारे कोवैलेंट, जो हमारे राइट साइड वाले एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में, पीरियोडिक टेबल में जो राइट साइड के एलिमेंट्स हैं, यानी जो नॉन मेटल्स हैं, उनके बारे में हम ये सारी बात करते हैं, राइट। उनके बारे में हम ये सारी बातें करते हैं, किसके बारे में? हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। किसके बारे में? शेप के बारे में। तो यहाँ पे देखिए, जो हमारा बॉन्ड टाइप होता है वो पोलर भी हो सकता है, नॉन पोलर भी हो सकता है। जैसे अगर पोलर की बात करें तो वाटर में देखिए, वाटर में पोलर बॉन्ड बनता है, वाटर में पोलर बॉन्ड बनता है, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड बनता है O और H के बीच में।
और शेप देखिए, अगर वाटर का देखते हैं तो बेंट होता है। इस पर शेप पे हम वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी नेक्स्ट क्लास में हम स्टडी करेंगे, उस पर मैं अपना वीडियो बनाऊंगा, उसमें देखेंगे। पोलर बॉन्ड, मीथेन में को नॉन पोलर बॉन्ड बनता है, क्योंकि चारों तरफ देखो आप यहाँ पे ये है, तो ये पोलर तो होता है, इसमें देखिए सी चारों तरफ से ऊपर नीचे इधर चारों तरफ से सारे बॉन्ड कैंसिल करते हैं, सारे पोलरिटी कैंसिल होती है, इसलिए नॉन पोलर होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड में देखिए ये क्या है, ये पोलर कोवेलेंट है, लेकिन नेट नेट जो है यहाँ पर एक इधर जाता है डाइपोल मूवमेंट और एक इधर डाइपोल मूवमेंट जाता है, तो डाइपोल मूवमेंट का एक दूसरे को कैंसिल कर देने से भी क्या होता है, ये नॉन पोलर होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी नॉन पोलर इस तरह से हो रहे हैं। तो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं वो पोलर और नॉन पोलर दोनों ही हो सकते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड में डिफरेंस देख लीजिए। कोवेलेंट बॉन्ड में जो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0.5 से 1.7 के बीच में होता है। नॉन पोलर जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जैसा कि कार्बन और हाइड्रोजन में 0.5 से कम होता है। ध्यान से समझिएगा, अगर कोवेलेंट कंपाउंड बन रहा है तो 0.5 से अगर कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0.5 से कम है तो वो क्या बनेंगे, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे। अगर उनके अंदर बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0.5 से 1.7 के बीच में है तो वो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे। और अगर उनके बीच में 1.7 से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है तो वो बनेंगे आयनिक कंपाउंड बनाएंगे। कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड, देखिए कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं, जैसे इसमें जैसे कोवेलेंट बॉन्ड होता है उसमें भी एटम्स होते हैं, इसमें भी वही होते हैं एटम्स, और अट्रैक्टिव फोर्स सेम वही चीज होता है, लेकिन क्या मेन डिफरेंस होता है वो देखेंगे। देखिए अगर हम कोवेलेंट बॉन्ड की बात करें, जैसे नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन के चारों तरफ जो है 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं नाइट्रोजन के पास, 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्योंकि 15 ग्रुप में आता है और इसका 5 है। आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखेंगे तो 2 और 5 आएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखने पर भी पता चलता है कि ये नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसके पास अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन अपना इसको मिल जाए, कहीं से शेयर कर ले, तो इसका ऑप्टेट कंप्लीट हो जाएगा। दिख रहा है ये ऑप्टेट कंप्लीट हो गया। नाइट्रोजन के चारों तरफ हमें 8 इलेक्ट्रॉन दिखाई देंगे, और ये 8 इलेक्ट्रॉन्स बता रहे हैं नाइट्रोजन की चारों तरफ कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अच्छा, तो अब देखिए जो बचा हुआ अनशेयर्ड पेयर है, जो बचा हुआ ये अनशेयर्ड पेयर आपको दिख रहा है, यही इसी को बोलते हैं लोन पेयर। और ये लोन पेयर अगर किसी को दे दे, जैसे केमिस्ट्री का भिखारी कौन है जी, प्रोटॉन बोलते हैं, कौन है वो, H+ है, ये केमिस्ट्री का भिखारी है और इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए था, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको क्यों नहीं चाहिए, बिल्कुल चाहिए। तो 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या बनाएगा, ये बनाएगा NH4, ये बनाएगा NH4, ठीक है। और ये कोऑर्डिनेट किया है, इसको दिया है किसने, नाइट्रोजन ने। तो नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज दिखा दोगे, क्योंकि नाइट्रोजन ने उसको अपना इलेक्ट्रॉन दिया है। तो जो 2 इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हो, जैसे ये नाइट्रोजन है और ये हाइड्रोजन है, और ये 2 इलेक्ट्रॉन जो आप देख रहे हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन में से दोनों ही इलेक्ट्रॉन किसका है, वो है नाइट्रोजन का। और उसने क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन की तरफ दे दिया, इसलिए इस पे +1 चार्ज आता है। तो इसी तरह से और भी मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे आप देखेंगे यहाँ देखिए, तो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, इसलिए इनको कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कंपाउंड्स कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड्स कहते हैं। अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड आल्सो कॉल्ड डेटिव बॉन्ड, इसको हम लोग डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं, इज अ कोवेलेंट बॉन्ड जिसमें एक ही एलिमेंट दोनों ही इलेक्ट्रॉन अपना शेयर करता है। बोथ इलेक्ट्रॉन्स कम फ्रॉम द सेम इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड इज यूजुअली शोन विद द एरो, उसको एरो से दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखिए कार्बन को ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया है, उसको हम एरो से दिखा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हम देख सकते हैं। आप जरा डिफरेंस देख लिया कोवेलेंट बॉन्ड वर्सेस कोऑर्डिनेट बॉन्ड में। कोवेलेंट बॉन्ड इज द टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड व्हिच इज फॉर्म्ड व्हेन two atoms share their unpaired electrons with each other, ठीक है, 2 एटम शेयर करते हैं। जबकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड देयर इज अ फॉर्म ड्यू टू द डोनेशन ऑफ ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू द अनदर एटम, ये होता है, ठीक है ना। 2 एटम्स डोनेट इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होते हैं, 2 एटम इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं, लेकिन कोऑर्डिनेट में केवल एक ही एटम डोनेट करता है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कोवेलेंट में बात करते हैं तो देयर शुड बी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात, कोवेलेंट बॉन्डिंग अगर आपको करनी है तो उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए आपको, जिससे कि शेयरिंग हो सके। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऐसे जो दिखाते हो आप लोग, इस तरह से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिसके बीच में शेयरिंग हो सकनी चाहिए। जबकि हमारा जो कोऑर्डिनेट होता है वो फील्ड ऑर्बिटल होगा, तब वो कोऑर्डिनेट करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। और इसी वजह से आप बहुत सारी चीजें देखते हो, जैसे कि कार्बन का जो ग्राउंड स्टेट है उसमें आप देखेंगे कि ऐसा होता है। कार्बन के ग्राउंड स्टेट में आप देखेंगे
2s2 और 2p2 होता है। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो इसमें दो ही अनपेयर्ड हैं, लेकिन इसके एक्साइटेड स्टेट में जो जाता है तो ये इलेक्ट्रॉन इसमें आता है, और एक्साइटेड स्टेट में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आकर के 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बनाता है। इसीलिए कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बनाता है, इसकी मिक्सिंग हो जाती है और 4 बॉन्ड बनाता है कार्बन, 4 बॉन्ड बनाता है, ठीक है। लेकिन यही चीज नाइट्रोजन के लिए देखेंगे आप, तो नाइट्रोजन में क्या है, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2s2 और 2p3, 2s2 और 2p3। तो 2s2 और 2p3 में एक्साइटेड हो भी जाएगा तो भी एक बॉक्स में पेयरिंग हो ही रहेगी। जैसे 2s2 आप देखिए 2s2 है और 2p2 है, 2p3 ये नाइट्रोजन का है। अगर इस पे आप एक्साइटेशन कर भी देते हो तो इसमें 4, अगर एक्साइटेड करने के बाद इसका आपने हाइब्रिडाइजेशन कर दिया तो इसमें 3 जो है आप देखेंगे 3 अनपेयर्ड है और 1 पेयर है। तो जो 1 पेयर्ड है वो क्या करेगा, कोऑर्डिनेट करेगा, बाकी जो 3 अनपेयर्ड है वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना। अब इसमें देखिए एम्प्टी ऑर्बिटल्स आर नॉट रिक्वायर्ड, किसमें, कोवेलेंट बॉन्डिंग में एम्प्टी ऑर्बिटल रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि दोनों के पास आधा आधा होना चाहिए। जबकि किसमें, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में एम्प्टी ऑर्बिटल चाहिए, क्योंकि ये जो भरा हुआ ये जो है ये किसी के वैकेंट में ही इंट्रोड्यूस करा सकता है। किसी का वैकेंट ऑर्बिटल होगा उसी में वो पेयर दोनों इंट्रोड्यूस कराएगा। क्योंकि देखो जब ओवरलैपिंग होती है, जब एक बॉन्ड बनता है तो दोनों के पास आधे आधे इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इधर का एक इलेक्ट्रॉन इधर का, दिखना चाहिए, भले ही दोनों एक ही आदमी दे रहा हो लेकिन दिखना वैसे ही चाहिए, ठीक है। तो एक को अगर एक भरा हुआ है तो दूसरा वैकेंट होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट बात है। चलिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में बहुत शानदार चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए कंस्टेंट पार्टिकल्स और अट्रैक्टिव नेचर समझिएगा उसको। देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग में फ्लोरीन या फिर नाइट्रोजन या फिर ऑक्सीजन, ये इन तीनों चीज से अटैच हाइड्रोजन होना चाहिए। हाइड्रोजन इनके से अटैच होना चाहिए जिससे कि इन पर एक खास क्या हो, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाए। खास पॉजिटिव क्यों कह रहा हूं मैं, देखो एक होता है पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल 1 से यूनिट से कम पॉजिटिव चार्ज को हम पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कहते हैं। यूनिट से कम यानी 1 सिंगल, मतलब -1 ना हो या +1 ना हो, उससे कम हो, 0.9 हो, 0.91 हो, 0.99 तक भी हो, तब पर भी हम क्या बोलेंगे, इसको पार्शियल चार्ज बोलते हैं। तो खास पॉजिटिव चार्ज बोलने का मतलब है कि ज्यादा, एक जनरल से कहीं ज्यादा। तो फ्लोरीन बहुत हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नाइट्रोजन भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ऑक्सीजन भी है। तो इन लोगों से अटैच जो हाइड्रोजन होते हैं उस पर एक खास तरह का ज्यादा अमाउंट का पार्शियल चार्ज लेकिन डेवलप होता है, ठीक है। तो ये होना चाहिए, ये तीनों चीज हो, और इसके क्लोजली अटैच्ड फ्लोरीन या नाइट्रोजन या ऑक्सीजन, यही तीनों चीज हो। अगर ऐसा आप देखते हैं कहीं कंडीशन तो वहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। कैसे होगा वो देखेंगे हम लोग, आगे देखते हैं। देखिए दो तरह की बॉन्डिंग का कंडीशन देख लिया। अब इंट्रामॉलिक्यूलर और इंटरमॉलिक्यूलर दो तरह की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इंट्रा क्या होता है, इंट्रा होता है जब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्डिंग हो जाए। जैसे कि आप देखिए, जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल देता हूं, इंट्रामॉलिक्यूलर में इंट्रामॉलिक्यूलर का एग्जांपल देता हूं। जैसे कि आप आर्थो नाइट्रोफिनॉल देख लीजिए, ये आपका फिनॉल है, OH है, O से अटैच है, और आर्थो पोजीशन जो होती है जस्ट बगल वाली पोजीशन को हम आर्थो बोलते हैं। किसी भी बेंजीन रिंग पे जो कोई चीज जुड़ा हुआ है उससे जस्ट बगल वाली पोजीशन को आर्थो, उसके बगल वाले को मेटा, और सबसे नीचे वाले को क्या बोलते हैं, पैरा। तो आर्थो मेटा पैरा। तो आर्थो नाइट्रोफिनॉल में ये जो N का O है, ये आपस में ये लोग डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस, और ये आपस में यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। आपने देखा कि ऑक्सीजन से अटैच, यहाँ पे कंडीशन क्या है, ऑक्सीजन से अटैच हाइड्रोजन है और नियर बाई क्या है, ऑक्सीजन है। तो ये आपस में डेल्टा प्लस है, डेल्टा माइनस है, इनके बीच में एक काइंड का पोलर, एक्चुअली हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक स्पेशल काइंड है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, एक स्पेशल काइंड ऑफ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है। तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, तो यहाँ पे भी एक डाइपोल बन रहा है, यहाँ पे भी एक डाइपोल बन रहा है। देखिए ये डेल्टा माइनस है और डेल्टा प्लस है। तो दो इंटरेक्शन होने की वजह से दो डाइपोल आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप होता है। और एक ही मॉलिक्यूल के अंदर अगर हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, तब उसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रा मतलब एक मॉलिक्यूल के अंदर, उसी मॉलिक्यूल के आपस में, ठीक है, किसी और से नहीं, आपस में। और इससे एक दो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होता है, मॉलिक्यूल स्फेरिकल होता है, और इस साइक्लिक स्ट्रक्चर बनता है, साइक्लिक स्ट्रक्चर जो बनता है बच्चे, इसको बोलते हैं हम लोग चिलेशन, इसको बोलते हैं चिलेशन। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से अगर कोई साइक्लिक स्ट्रक्चर बन रहा है उसको बोलते हैं हम लोग चिलेशन। और चिलेशन जो है एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, ये बात ध्यान है, चिलेशन एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इंट्रामॉलिक्यूलर, यानी आपस में साइकिल बन जा रहा है, उसी मॉलिक्यूल में बन जा रहा है। तो मॉलिक्यूल स्फेरिकल होता है, तो मॉलिक्यूल जब स्फेरिकल होगा तो उसका
सरफेस एरिया कम हो जाएगा, और सरफेस एरिया कम हो जाएगा तो आपस में दूसरे वाले मॉलिक्यूल से कम इंटरेक्ट करेगा, इसलिए मोर वोलेटाइल होगा, जल्दी जल्दी उड़ेगा, जल्दी जल्दी उड़ेगा, ठीक है, ज्यादा वोलेटाइल होगा क्योंकि उसने सरफेस एरिया कम कर लिया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लिया, सरफेस एरिया कम कर लिया, तो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो सरफेस एरिया कम हो जाएगा और आपस में इंटरेक्शन कम होगा। इस इंटरेक्शन कम होने की वजह से थोड़ा सा ही उसको हीट मिलेगा तो वो उड़ जाएगा, इसलिए वोलेटिलिटी क्या होती है इंट्रामॉलिक्यूलर की कम होती है। और इंटरमॉलिक्यूलर की सीखेंगे हम लोग। इंटरमॉलिक्यूलर देखिए, इंटरमॉलिक्यूलर में क्या होता है, जैसे आर्थो के साथ पैरा अगर देखिए, हम यहाँ पे पैरा नाइट्रोफिनॉल की बात करेंगे। ये है मान लीजिए OH है, इधर है आपका NO2, ये पैरा नाइट्रोफिनॉल है। इसका दूसरा जो मान लीजिए यहाँ पे O है, ये है आपका NO2 है मान लीजिए यहाँ पर, और ये है आपका बेंजीन रिंग, ये इधर OH। तो इस तरह से चल रहा है, ठीक है, आप ये देख सकते हैं इस तरह से चल रहा है। और इसमें जो है आपस में अगर देखिएगा इसमें से, तो इसमें जो है इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपने देखा कि किस तरह से दो अलग अलग मॉलिक्यूल है उसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। तो इस तरह के हाइड्रोजन बॉन्डिंग को क्या, दो मॉलिक्यूल का टाइप सेम है, लाइक मॉलिक्यूल्स है, लेकिन अलग अलग मॉलिक्यूल्स है और उनके बीच में हो रही है। तो इस तरह के इंटरेक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, ज्यादा लंबी चेन, बहुत ज्यादा लोग जुड़ जाते हैं आपस में, इधर भी लंबी चेन, मतलब चेन जुड़ती ही चली जाएगी। इसलिए वाटर में भी क्या है, वाटर मॉलिक्यूल देखते हैं अगर आप वाटर में, तो वाटर में भी क्या है, एक वाटर मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, इधर से एक ऑक्सीजन, इधर से, और इधर से ऑक्सीजन से, इधर से, और ऊपर देखिए, ऊपर यहाँ पर इधर H होगा किसी वाटर मॉलिक्यूल का H, और इधर भी किसी वाटर मॉलिक्यूल का H होगा। इस पे जो है आप अलग अलग चार्ज, यानी O पर पार्शियल निगेटिव और H पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बनाएंगे, और इस तरह से 4 मॉलिक्यूल से एक वाटर मॉलिक्यूल 4 मॉलिक्यूल से घिरा होता है, जिसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो जितना ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर होगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, इंट्रामॉलिक्यूलर होगा तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, वोलेटिलिटी बढ़ जाएगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इंट्रा में क्या होता है, आपस में ही वो बॉन्डिंग बनाते हैं, आपस में ही जुड़ जाते हैं, नहीं अपने आप को क्या करते हैं, अपने आप में ही बांध लेते हैं, दूसरे से इंटरेक्ट नहीं करते। तो जब बॉइलिंग क्या होती है, बॉइलिंग होती है एक दूसरे से किसी को छुड़ा के उड़ा देना। तो छुड़ाना है मतलब कि अगर वो आपस में इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं तो आसानी से छुड़ा के उड़ा दो, अगर आपस में इंटरेक्टेड है, हाईली इंटरेक्टेड है, तो उनको उड़ाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए बॉइलिंग पॉइंट उनकी ज्यादा होती है, किसकी, इंटर वाले की। देख लीजिए बॉइलिंग पॉइंट का यहाँ पे है सिचुएशन। तो देखिए बॉइलिंग पॉइंट का एक इंपॉर्टेंट बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि बॉइलिंग पॉइंट सरफेस एरिया पे डिपेंड करती है कि जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा, जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट होगा, उतना ज्यादा उसकी बॉइलिंग पॉइंट होगी, लेकिन उसको भी ओवरकम कर देता है। यहाँ पे ये बहुत शानदार बात सीखने जा रहे हैं हम लोग, बहुत शानदार बात सीखेंगे यहाँ पर। देखिएगा यहाँ पर देखिए, अगर देखा जाएगा तो ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेलेनियम, देख ले ध्यान से, ऑक्सीजन सल्फर, और देखो यहाँ पे ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेलेनियम। तो ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेलेनियम में ऑक्सीजन बहुत छोटा है और नीचे की ओर मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है, साइज बढ़ रही है, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ना चाहिए। लेकिन चूंकि ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, इसलिए उसकी क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होती है, उसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। बाकी फिर पहले नीचे आई है, ऑक्सीजन के बाद सल्फर कम हुआ है, फिर बढ़ा है धीरे धीरे, ठीक है ना। तो ये एक ट्रेंड, बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रेंड है। इसी तरह से आप देखिए नाइट्रोजन के लिए, नाइट्रोजन भी जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कंडीशन को फुलफिल करता है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। तो अगर देखा जाता तो नाइट्रोजन के बाद फास्फोरस, आर्सेनिक, बिस्मथ बॉइलिंग पॉइंट बढ़नी चाहिए थी, लेकिन नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, इस वजह से नाइट्रोजन की बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होती है और फिर फास्फोरस की कम होती है, फिर धीरे धीरे बढ़ती है। यही चीज HF के साथ भी होती है। HF में भी क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट थोड़ी सी पहले HF की ज्यादा है क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट बनाता है और फिर धीरे धीरे बढ़ती है, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जबकि देखिए कार्बन में क्या है, कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, इससे सबसे कम है उसका, फिर धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो बॉइलिंग पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज था बच्चों, ये हमने पूरा कवर किया। इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑन वोलेटिलिटी क्या होता है, इफेक्ट बताइए आप। अभी मैंने बताया आपको वोलेटिलिटी जो है, अगर इंट्रामॉलिक्यूलर होगा, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है बच्चे, तो क्या होती है वोलेटिलिटी, तो वोलेटिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। और वही अगर इंटर होगा, इंटर मॉलिक्यूलर होगा, तो वोलेटिलिटी स्पेलिंग देखना जी, वो घट जाती है। इंट्रामॉलिक्यूलर में वोलेटिलिटी कम हो जाती है, ठीक है बच्चा। फिर स्टेबिलिटी मैंने बताया कि स्टेबिलिटी इंक्रीज करती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से स्टेबिलिटी जो होती है वो इंक्रीज करती है। इंट्रा की में ज्यादा, इंट्रामॉलिक्यूलर में
इंट्रामॉलिक्यूलर में क्या होता है, चिलेशन होता है, चिलेशन होता है इंट्रामॉलिक्यूलर में। मैं जरा से इसको साफ करके सही से लिख देता हूं बच्चे। देखिए इंट्रामॉलिक्यूलर में क्या होता है, चिलेशन होता है, चिलेशन। इसी वजह से क्या होता है, स्टेबिलिटी और बढ़ जाती है। तो स्टेबिलिटी इसलिए और बढ़ जाती है बच्चों। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हमने डिस्कस किया और हमने देखा कि किस तरह से इंट्रामॉलिक्यूलर से हमारी स्टेबिलिटी बढ़ जा रही है, चिलेशन की वजह से स्टेबिलिटी बढ़ जा रही है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिल जा रही है। ठीक है, तो हमारा ये जो है आज हमने डिस्कस किया कि किस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम देखते हैं और किस तरह से हमने अपना केमिकल बॉन्डिंग का ये सारे एस्पेक्ट किया। अगली क्लास में हम लोग करेंगे, अगली क्लास में हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी के थ्रू हम सीखेंगे किस तरह से शेप बदलता है और 5 सेकंड के अंदर, विद इन 5 सेकंड किसी भी चीज का हाइब्रिडाइजेशन, शेप और उसका जो है ज्योमेट्री, उसकी बॉन्ड एंगल्स, ये सब हम निकाल लेंगे। और हम बॉन्ड पैरामीटर्स पे डिस्कशन करेंगे, यानी बॉन्ड पैरामीटर्स में हम लोग बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड एंगल, इन 3 बातों पे बहुत डिस्कशन करने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये सब चीज डिस्कस करेंगे। आपने इतना देर तक आपने देखा वीडियो को और समझा को, मुझे मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे सपोर्ट कीजिएगा। मैं अभिषेक मिश्रा, आपका मेंटर, आपका टीचर। थैंक यू वेरी मच।